हेलो एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके जो दैनिक जीवन है उसमें क्या क्या उपयोग है, और अपन एक एक करके जो एप्लीकेशंस हैं हम उनको देखते चलेंगे और साथ में बताएंगे कि ये किस तरह से ये जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है, उसमें किस बात का जो डिटेक्शन है या उसको निर्धारण करने के लिए कहा गया है, तो अपन उसकी इसमें बात करेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो मेन जो रीज़न था कि उसको एक्सप्लेन करने के अंदर किस तरह से काम में आ रही है, अपन उसको भी इसमें कंडक्ट करते हुए देखते हुए साथ में चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, जिसमें बात करें कि किसी बंध के लिए जो बल स्थिरांक है, क्या बताया गया है कि किसी बंध का जो बल स्थिरांक है उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका उपयोग जो डाई मॉलिक्यूल होते हैं, जो द्विपरमाणु अणु होते हैं, उनके लिए जो बल स्थिरांक है उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या बताया गया है कि जो कम आयाम वाले जो अणु हैं उनके लिए जो सरल आवर्ती दोलन है उसको इसमें कम आयाम के लिए माना जाता है। तो उसके लिए जो अपने बल स्थिरांक जो उसमें किस तरह से प्राप्त होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें जो तरंग संख्या है उसके आधार पर जो बल स्थिरांक है उसका निर्धारण किया जाता है, जिसमें जो तरंग संख्या समीकरण है अपन उसी से देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक समीकरण दिया गया है जिसके अंदर अपन बात करें, ये तो आपकी जो तरंग संख्या है ये हो जाती है, यहाँ पर ये आपका जो बल स्थिरांक है ये, और यहाँ पर जो म्यू दिया गया है ये आपके जो किसी मॉलिक्यूल है उसके लिए जो रिड्यूस हुआ मास है, जो कम हुआ जो द्रव्यमान है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। जो अपन बात करें m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में इसमें क्या किया जाता है, उसको लिखा जाता है। और साथ में क्या बताया गया है, यहाँ पर जो c है ये यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है कि भाई किस तरह से जो विकिरण है वो क्या करेंगे, इसमें जो किसी सॉल्यूशंस के अंदर से गुजरेंगे और उसके आधार पर उसमें जो बल स्थिरांक का मान है उसमें काउंट होगा। अब ध्यान रखें, जो अपने स्पेक्ट्रम जो आईआर है किसी के लिए लिया जाता है तो यहाँ पर जो आवर्त की संख्या है उसके आधार पर उसका निर्धारण करके इसमें k का मान लिखा जाता है। अब यहाँ पर अपन कुछ कंपाउंड्स के लिए बात करेंगे, जिसमें क्या है कि आपके जो बल स्थिरांक हैं और साथ में उसमें जो ऊर्जा है कि जब बंध टूटेगा तो वहाँ पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसका भी निर्धारण यहाँ पर साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बात पहले करते हैं अपन कि यदि कोई कंपाउंड है और उसमें कार्बन कार्बन एकल बंध उसमें उपस्थित यानी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित हो, तो यहाँ पर जो बल स्थिरांक का मान है यहाँ पर लगभग 4.5 है, यहाँ पर जो k का मान है ये प्राप्त होता है। और इसके लिए अपन ऊर्जा की बात करें यानी जो एनर्जी है, तो क्या बताया गया है, इसके लिए जो एनर्जी है 334.5 किलो जूल पर मोल इसमें क्या प्राप्त होती है कि ये ऊर्जा है इसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसके लिए बल स्थिरांक का मान देख लिया कि इतना बल स्थिरांक का मान प्राप्त होता है और इतना उसकी ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से बात करें, मान लो किसी के अंदर कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हो कि यहाँ पर किसी यौगिक के लिए जो बल स्थिरांक है वो किस तरह से काउंट होगा, तो क्या बताया गया है, इसके लिए जो बल स्थिरांक का मान है ये आपके 10 के लगभग प्राप्त होता है बल स्थिरांक का मान, और जो ऊर्जा का मान है इसमें 627.8 किलो जूल पर मोल इसमें प्राप्त होता है। इसी तरह से बात करें, मान लो यहाँ पर
पहले तो हमने एकल बंध के लिए बात की, फिर डबल बॉन्ड के लिए बात की। अब अपन बात करते हैं यदि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिया बंध उपस्थित हो यानी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर जो बंध के अपने के का मान है यहाँ पर लगभग 16 है यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसके लिए जो एनर्जी है उसका मान इसमें 827 किलो जूल पर मोल इसमें प्राप्त होता है। अब बात करें, ये तो अपन ने किसी कंपाउंड के लिए बात कर ली, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो कि कार्बन कार्बन बंध की बात कर रहे थे, कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कार्बन के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट होता है तो उसके लिए क्या बताया गया है। तो देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आपके सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बताया गया है यहाँ पर सेम जो कार्बन के मध्य जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसी की तरह होता है, मतलब जो कार्बन कार्बन बंध है उसके लगभग मान इसका प्राप्त होगा। तो जब देखा गया तो इसका मान है लगभग आपके 5 प्राप्त होता है और ऊर्जा का मान भी कुछ ज़्यादा ना होकर किलो जूल पर मोल यहाँ पर इसमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मान लो जैसे सेकंड वाले में आपने देखा था कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध हो, तो इसी तरह से अपन यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें बात करें आपके कार्बोनिल में, तो यहाँ पर भी देखो कार्बन का जो ऑक्सीजन है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर दोनों के मध्य द्विया बंध उपस्थित है। तो यहाँ पर भी जब देखा गया बॉन्ड फॉर्मेशन तो यहाँ पर लगभग आपके 12.3 के लगभग इसमें जो बल स्थिरांक का मान प्राप्त होता है और यहाँ पर जो ऊर्जा का मान है ये लगभग 734 किलो जूल पर मोल के लगभग प्राप्त होता है। तो अपने देखा कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपके किसी बंध के लिए जो बल स्थिरांक का मान है उसकी गणना इसमें कर देता है, जिसको अपन एक्सप्लेन है वो अपने जो आवर्त संख्या है का जो समीकरण है उसके आधार पर उसमें एक्सप्लेनेशन देखने को अपने को इसमें मिलता है। अब अपन इसमें बात करते हैं दूसरी जो एप्लीकेशन है कि किसी यौगिक की पहचान के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी यौगिक के लिए जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें पहचान के लिए किस तरह से काम में आता है अपन उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, जनरली ये आपके जो फिंगरप्रिंट जो टेक्निक है उसके अंदर इसका क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किस में किया जाएगा, आपके जो सेकंड वाले अपने पढ़ रहे हैं उसमें फिंगरप्रिंट टेक्निक के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यौगिक की पहचान किस तरह से होगी। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लो कोई ज्ञात यौगिक है और उसके साथ अपन ने किसी अज्ञात यौगिक को यहाँ पर क्या कर दिया, उसके साथ मिला दिया और फिर उनको क्या किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है और तुलना करने के आधार पर उसमें जो मान प्राप्त होता है उसके आधार पर किसी यौगिक की क्या कर दी जाती है, पहचान कर दी जाती है कि ये यौगिक ये हो सकता है। अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, ज्ञात एवं अज्ञात जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें कंपैरिजन करके किसी यौगिक की पहचान है वो कर ली जाती है। अब बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन में क्या दिया गया है कि किसी यौगिक की संरचना निर्धारण में। तो यहाँ पर देखिए बात करें किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि कोई भी यौगिक है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब इसको गुजारा जाता है
तो क्या करता है, वो अपना कोई ना कोई अवशोषण स्पेक्ट्रा है वो इसमें क्या करेगा, इसमें प्रदर्शित करेगा। तो अपन उसके आधार पर उसमें क्या करेंगे, जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है उसको कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके आधार पर अपन उसमें ये कहेंगे कि भाई इस यौगिक की ये संरचना है वो देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कार्बन नाइट्रोजन जो यौगिक है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जब अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा गया, क्या देखा गया, अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा गया। तो अवशोषण स्पेक्ट्रा का मान यहां पर 2250 प्रति सेंटीमीटर के लगभग इसमें अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब इस स्पेक्ट्रम के आधार पर क्या किया जाएगा, किसी दूसरे यौगिक की संरचना का निर्धारण में इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लो किसी यौगिक के लिए आपके अवशोषण स्पेक्ट्रा इसमें इतना प्राप्त होता है, तो क्या किया जाएगा कि कार्बन और नाइट्रोजन का ये जो कोई भी कंपाउंड होगा उसके साथ इसका अवशोषण स्पेक्ट्रा कंपैरिजन किया जाएगा और उसके आधार पर क्या किया जाएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और साथ में देखो क्या बताया गया है कि मान लो किसी यौगिक के लिए जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है, यदि उसका मान 1540 से लेकर 1850 पर सेंटीमीटर यदि उसके बीच कोई स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, तो सामान्यतः ये जो कंपाउंड है उसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके लगभग का मान प्राप्त होता है। तो इस आधार पर क्या किया जाता है कि किसी यौगिक की संरचना निर्धारण में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है और इस आधार पर उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें दिया जाता है। अब बात करें जो अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, शुद्धता का निर्धारण। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी यौगिक के लिए जो IR स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होता है उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई यौगिक है उसके अंदर यदि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो तो उसके लिए जो अवशोषण स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होता है, एक तो उसमें स्पष्ट होता है, क्या बताया, अवशोषण स्पेक्ट्रा उसके लिए क्या होता है, एक तो स्पष्ट होता है और अलग अलग से उसमें जो बैंड है वो उसमें क्या होते हैं, आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि हमने किसी यौगिक के लिए क्या कर दिया, उसका स्पेक्ट्रम देखा। अब यौगिक अगर शुद्ध है तब तो उसमें एक तो जो अवशोषण बैंड बनेगा या स्पेक्ट्रा बनेगा, शुद्ध बनेगा और अलग अलग से उसमें प्राप्त होंगे। अब यहाँ मान लो हम कोई अशुद्ध कंपाउंड लेते हैं कि जिसमें क्या है, कोई ना कोई अशुद्धि पहले से मिली हुई है, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इसमें जो अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, एक तो उसमें जो आपके बैंड बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, क्या बताया यहाँ पर, अलग अलग बनेंगे। साथ में कभी भी उसका जो स्पेक्ट्रा है वो स्पष्ट नहीं बनेगा। क्या बताया गया है कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या नहीं होगा, कभी भी शुद्ध नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है कि शुद्धता का निर्धारण भी क्या है, आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसमें कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके इसमें है अभिक्रिया की बल गति के अध्ययन में। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि कोई भी जो यौगिक है उसमें कोई ना कोई अभिक्रिया संपन्न होगी। तो क्या बताया गया है कि कोई नई अभिक्रिया बनने के लिए पहले से कोई ना कोई पुराने बॉन्ड काम में आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि किसी यौगिक है उसके लिए जो अभिक्रिया के अंदर नए बॉन्ड तो टूटते हैं, आपके पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड उसमें बनते हैं। तो उसके आधार पर उसमें जो
बल गतिकी है कि भाई कितना बॉन्ड टूट रहा है और कितना बन रहा है, उसके आधार पर उसमें बल गति का क्या कर दिया जाता है, उसमें अध्ययन कर लिया जाता है। यानी अभिक्रिया किस तरह से संपन्न हो रही है उसके आधार पर उसकी बल गति का अध्ययन इसमें कर लिया जाता है। अब लास्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं अपन, आकृति निर्धारण। यानी किसी अणु है उसकी हमको आकृति का क्या करना है, इसमें निर्धारण करना है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो अणु है उसकी आकृति का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई है कि जो आवर्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसी यौगिक के लिए उसके क्या करेगी, उसकी स्पेक्ट्रम बनाएगी। स्पेक्ट्रम बनाएगी तो मतलब उसकी कोई ना कोई आकृति उसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। अब अपने इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो NO2 अणु है, सामान्यतः क्या बताया गया है कि ये आपके आकृति में क्या होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, जैसा कि आपके CO2 में देखने को मिलता है कि इसे आकृति क्या होनी चाहिए, रेखीय होनी चाहिए। लेकिन जब इसका आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब इसका अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा गया तो अवशोषण स्पेक्ट्रा के अंदर इसमें जो 3 तरह के जो शिखर हैं उसमें यानी पीक्स इसमें क्या हो रही है, इसमें प्राप्त हो रही है। मतलब क्या है कि NO2 में 3 तरह के शिखर के मान प्राप्त होंगे, जहां पर जो आवृत्ति है वो अलग अलग इसमें प्राप्त होगी। साथ में इनके अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो भी क्या होंगी, अलग अलग मान की इसमें प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो ऊर्जाएं हैं वो आपके इसमें अलग अलग प्राप्त होती हैं। एक ऊर्जा आपके प्राप्त होती है 750 पर सेंटीमीटर, दूसरी प्राप्त होती है इसमें 1350 और लास्ट इसमें जो प्राप्त होती है 1680 पर सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर क्या बताया जाता है कि ये जो शिखर है, इस तरह के 3 शिखर अपने को इसमें प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि यह जो अरेखित अणु है, क्या बताया है, ये आपके जो अरेखित अणु है उसका क्या करेगा, उसका निरूपण करेगा कि भाई इसमें इस तरह का अगर बन रहा है तो ये अरेखित अणु के समान क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इस आधार पर क्या किया जाता है कि जो NO2 अणु है उसमें अरेखित गुण आ जाते हैं, इसलिए NO2 की जो आकृति है वो क्या होती है, आपके अरेखित होती है। ठीक है, तो अरेखित होगी तो ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा, तो इसमें जो आकृति है इसमें बेंड शेप इसमें हो जाती है, उल्टे V शेप के अंदर इसकी आकृति हो जाती है। तो क्या बताया गया है, इस आधार पर इसमें इसकी आकृति का निर्धारण कर दिया जाता है। तो होप यू आपको जितनी भी एप्लीकेशन बताई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपको कोई टॉपिक करवाया जाता है आप उसके साथ उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उनको नोट करें और इनके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, जिससे क्या है कि आपको मान लो आगे जो अपनी क्लासें होंगी उसमें आपको कोई डाउट्स हैं या किसी तरह की कोई समस्या है तो आप उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।